Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Let me ask you a question first. Can a rejected architect become one of the great novelists in English literature? Imagine Thomas Hardy's first novel was not even published. Critics later attacked him so harshly that he stopped writing novels forever. Yet today universities across the world cannot teach Victorian literature without Thomas Hardy. So what made him so extraordinary? Today let's discover Thomas Hardy, not as a man, but as a literary genius. But before we begin, let's quickly revise what we learned in our previous lecture. In 1840, Hardy was born in Higher Bookhampton, Dorset. In 1856, he left formal education and started architectural training. In 1862, he moved to London and began writing seriously. In 1867, he returned to Dorset. In 1871, Desperate Remedies was published. In 1872, Under the Greenwood Tree brought him recognition. In 1874, Far From the Madding Crowd became a huge success. Hardy left architecture, married Emma Gifford, became a full-time novelist, and created the fictional world of Wessex. So students, this is where we ended our previous lecture. लेकिन आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सक्सेस हासिल करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन उस सक्सेस को मेंटेन करना उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब सवाल ये है 1874 के बाद हार्डी ने ऐसे कौन से नॉवेल्स लिखे जिनकी वजह से उसे विक्टोरियन एज के ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट्स में काउंट किया जाता है। लेट्स फाइंड आउट हार्डीज गोल्डन लिटरेरी पीरियड। स्टूडेंट्स, 1874 के बाद हार्डी के करियर का गोल्डन फेज स्टार्ट हुआ। अब वो सिर्फ नॉवेल्स नहीं लिख रहा था, ही वाज क्रिएटिंग मास्टरपीसेस। हर नया नॉवेल उसकी पॉपुलैरिटी और लिटरेरी रेपुटेशन को और मजबूत बनाता गया। और इसी पीरियड में हार्डी ने इंग्लिश लिटरेचर के कुछ सबसे अनफॉरगेटेबल नॉवेल्स लिखे। द रिटर्न ऑफ द नेटिव। सबसे पहले बात आती है द रिटर्न ऑफ द नेटिव की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। इस नॉवल में हार्डी ह्यूमन डिजायर्स, फेट और नेचर के पावरफुल रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है। और यहीं से एक चीज क्लियरली नजर आती है, हार्डी के कैरेक्टर्स अपनी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस और फेट उन्हें बार बार चैलेंज करते हैं। ये थीम बाद में उसके ऑलमोस्ट हर नॉवल में नजर आता है। नेक्स्ट नॉवल है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। अब एक क्वेश्चन है, कैन वन मिस्टेक डिस्ट्रॉय एन एंटायर लाइफ? हार्डी का जवाब है यस। इस नॉवल का हीरो माइकल हैंचर्ड अपनी एक इमोशनल डिसीजन की वजह से पूरी जिंदगी रिग्रेट करता है। अब हार्डी हमें बताता है कि इंसान के डिसीजंस उसकी डेस्टिनी को डीपली इफेक्ट करते हैं, इसीलिए इस नॉवल को साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी भी कहा जाता है। इसके बाद हार्डी ने लिखा था वुडलैंडर्स। ये नॉवल विलेज लाइफ, लव, क्लास डिफरेंस और चेंजिंग सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स, हार्डी विलेजेस को सिर्फ ब्यूटीफुल प्लेसेस के तौर पर शो नहीं करता, वो उनके सोशल प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट करता है। इसी वजह से उसे रियलिस्टिक नॉवेलिस्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं हार्डी के मास्टरपीस की, टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स की। अगर आपसे कोई सिर्फ एक थॉमस हार्डी नॉवल का नेम पूछे तो मोस्ट प्रोबेबली आप टेस्ट का नेम ही लेंगे। लेकिन सवाल यह है, इस नॉवल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? क्योंकि हार्डी ने इस नॉवल के थ्रू विक्टोरियन सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज किए। उसने दिखाया कि सोसाइटी मर्दों और औरतों के लिए सेम मॉरल वैल्यूज अप्लाई नहीं करती। टेस एक इनोसेंट और प्योर हार्टेड गर्ल है, लेकिन सोसाइटी उसे जज करती है। इसीलिए टेस सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, शी बिकम्स अ सिंबल ऑफ इनजस्टिस। और इसी वजह से ये नॉवल आज भी यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है। अब बात करते हैं जूड द ऑब्सक्योर, उसके नेक्स्ट नॉवल की। अगर टेस्ट ने रीडर्स को सरप्राइज किया था, तो जूड द ऑब्सक्योर ने विक्टोरियन सोसाइटी को शॉक किया। इस नॉवल में हार्डी ने मैरिज, रिलीजन और एजुकेशन सिस्टम पर ओपनली क्वेश्चन रेज किया। विक्टोरियन क्रिटिक्स ने इस नॉवल को बहुत हार्शली क्रिटिसाइज किया। कुछ लोगों ने तो इसे इमोरल भी कहा। क्रिटिसिज्म इतना इंटेंस था कि हार्डी ने डिसाइड किया ही वुड नेवर राइट another novel again. Imagine, दुनिया के एक ग्रेट नॉवेलिस्ट क्रिटिसिज्म की वजह से नॉवेल्स लिखना ही छोड़ देता है। इसके बाद हार्डी ने अपनी रिमेनिंग लाइफ जो है वो पोएट्री लिखने में डेडिकेट कर दी। तो अब हमें हार्डी के मेजर नॉवेल्स जो है उनका आइडिया मिल गया है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आखिर हार्डी के नॉवेल्स दूसरे विक्टोरियन राइटर से डिफरेंट क्यों लगते हैं? ऐसे कौन सी क्वालिटीज हैं जो उन्हें यूनिक बनाती हैं? तो लेट्स एक्सप्लोर द स्पेशल फीचर्स ऑफ थॉमस हार्डीज फिक्शन। और स्टूडेंट्स, अगर आप चार्ल्स डिकन्स, जॉर्ज एलियट और थॉमस हार्डी को कंपेयर करें तो आप नोटिस करेंगे कि हार्डी का अपना एक यूनिक स्टाइल है। तो आइए उस स्टाइल को डिस्कवर करते हैं, उसके स्पेशल फीचर्स को डिस्कवर करते हैं जो कि उसकी राइटिंग में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है रियलिज्म। हार्डी फैंटेसी या इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट नहीं करता, ही राइट्स अबाउट रियल पीपल लिविंग रियल लाइफ। उसके कैरेक्टर्स किंग और क्वींस नहीं होते, दे आर फार्मर्स, मिल्कमेड्स, लेबरर्स, टीचर्स, ऑर्डिनरी विलेजर्स। इसलिए जब हम हार्डी को पढ़ते हैं हमें लगता है कि हम किसी फिक्शनल स्टोरी को नहीं बल्कि किसी रियल इंसान की लाइफ को देख रहे हैं। दैट्स व्हाई हार्डी इज कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रियलिस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है ट्रेजिक विजन ऑफ लाइफ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या हर अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होता है? मोस्ट ऑफ अस वुड से नो।
और हार्डी भी इसी बात पर बिलीव करता था। उसके नॉवेल्स में बहुत से कैरेक्टर्स इनोसेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, काइंड होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफर करना पड़ता है। हार्डी का मानना था कि लाइफ जो है वो हमेशा फेयर नहीं होती, कभी सर्कमस्टेंसेस, कभी सोसाइटी और कभी फेट जो है वो इंसान की जो हैप्पीनेस है उसको छीन लेते हैं। इसलिए हार्डी को ट्रेजिक नॉवेलिस्ट भी कहा जाता है। थर्ड पे है फेट एंड चांस। अगर मैं थॉमस हार्डी की फिलॉसफी को सिर्फ 2 वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो वो होंगे फेट एंड चांस। हार्डी रिपीटेडली शोज दैट समटाइम्स वन स्मॉल एक्सीडेंट कैन कंप्लीटली चेंज अ पर्सन्स लाइफ। एक लेटर वक्त पर ना मिलना, एक गलत डिसीजन, एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग और पूरी लाइफ बदल जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, हार्डी के नजदीक ये फेट का पार्ट होता है। और जब हम टेस ऑफ द डबल विल स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि टेस की लाइफ में भी छोटे छोटे इंसिडेंट्स उसकी डेस्टिनी चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूरल लाइफ की। ये एक और इम्पोर्टेंट फीचर है उसकी राइटिंग का। जब विक्टोरियन राइटर्स सिटीज की तरफ जा रहे थे, हार्डी विलेजेस की तरफ चला गया। व्हाई? बिकॉज ही लव्ड द कंट्री साइड। उसने विलेजेस को सिर्फ ब्यूटीफुल प्लेसेस के तौर पर प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि उनकी ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, कस्टम्स, डेली स्ट्रगल्स और सिंपल लाइफस्टाइल को भी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया। इसलिए हार्डी को द नॉवेलिस्ट ऑफ रूरल इंग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर है नेचर एज अ कैरेक्टर। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नॉर्मली नॉवेल्स में नेचर सिर्फ बैकग्राउंड होती है, माउंटेन्स, रेन, सनसेट, ट्रीज, बस सीनरी होती है। लेकिन हार्डी के नॉवेल्स में नेचर ऑलमोस्ट एक कैरेक्टर बन जाती है। कभी स्टॉर्म जो है वो कैरेक्टर के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी रेन सैडनेस को सिंबलाइज करती है, कभी चेंजिंग सीजन्स जो है वो ह्यूमन लाइफ की चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हार्डी के लिए नेचर साइलेंट नहीं है, नेचर स्पीक्स, और इस वजह से उसकी डिस्क्रिप्शंस इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं। नेक्स्ट पे है सोशल क्रिटिसिज्म। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन करती हूँ, क्या सोसाइटी हमेशा इंसाफ करती है? हार्डी का जवाब था नो। इसलिए उसने अपने नॉवेल्स के थ्रू विक्टोरियन सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया। उसने क्लास डिस्क्रिमिनेशन, रिजिड मोरालिटी और स्पेशली वुमेन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट को एक्सपोज किया। कैस इसका बेस्ट एग्जांपल है। हार्डी सिर्फ स्टोरीज नहीं सुना रहा था, ही वाज क्वेश्चनिंग सोसाइटी, और इसी वजह से उसके कुछ नॉवेल्स कंट्रोवर्शियल भी बन जाते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हार्डी क्या लिखता था, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हार्डी अपनी स्टोरीज को कंस्ट्रक्ट कैसे करता था? उसके प्लॉट्स इतने इमोशनल और अनफॉरगेटेबल क्यों हैं? सो लेट्स एक्सप्लोर हार्डीज प्लॉट कंस्ट्रक्शन। अगर आप हार्डी के नॉवेल्स ऑब्जर्व करें तो आप एक कॉमन पैटर्न नोटिस करेंगे। स्टोरी हमेशा एक सिंपल सिचुएशन से स्टार्ट होती है, एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल। रीडर्स को लगता है कि सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन अचानक एक छोटा सा इवेंट होता है और वही इवेंट पूरी स्टोरी की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देता है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज होते रहते हैं, कैरेक्टर्स स्ट्रगल करते हैं, होप भी होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स और भी इंटेंस होते जाते हैं और फाइनली स्टोरी एक इमोशनल और ट्रेजिक क्लाइमैक्स तक पहुंच जाती है। यही हार्डी की प्लॉटिंग का मैजिक है। He slowly builds tension until the reader becomes emotionally connected with the characters. अब प्लॉट तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन अगर कैरेक्टर्स वीक हों तो स्टोरी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। तो चलिए देखते हैं हार्डी अपने कैरेक्टर्स को इतना रियलिस्टिक कैसे बनाता है। तो अब बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन की। तो स्टूडेंट, किसी भी नॉवल को मेमोरेबल किस चीज से बनाया जाता है? स्टोरी से या सेटिंग से या फिर कैरेक्टर से? एक्चुअली द आंसर इज ऑल ऑफ देम, लेकिन हार्डी की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी वो उसके कैरेक्टर्स थे। वो हार्डी के जो कैरेक्टर्स हैं परफेक्ट हीरोज नहीं होते, दे आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स विद रियल इमोशंस, रियल वीकनेसेस एंड रियल स्ट्रगल्स। इसी वजह से जब हम हार्डी को रीड करते हैं हमें लगता है कि ये लोग हमारे आसपास ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइकल हैंचर्ड जो है वो अपनी गलतियों की वजह से सफर करता है। यूस्टासिया जो है अपने ड्रीम्स और रियलिटी के दरमियान फंस जाती है। और टेस जो है शी इज इनोसेंट, काइंड, हार्ड वर्किंग, लेकिन सोसाइटी उसके साथ इंसाफ नहीं करती। और यही हार्डी की यूनिकनेस है, वो हमें परफेक्ट कैरेक्टर्स नहीं देता, ही गिव्स अस ह्यूमन बीइंग्स, और इसी वजह से रीडर्स इमोशनली उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं फीमेल कैरेक्टर्स की। अगर आप हार्डी की नॉवेल्स जो हैं वो ऑब्जर्व करें तो एक और इंटरेस्टिंग बात भी नजर आएगी, उसके फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। विक्टोरियन सोसाइटी में वुमेन को लिमिटेड फ्रीडम दी जाती थी, लेकिन हार्डी ने वुमेन को इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट और इमोशनली पावरफुल कैरेक्टर्स के तौर पर प्रेजेंट किया। उसके कुछ नॉवेल्स की जो हीरोइन हैं वो जस्ट हीरोइंस नहीं हैं, वो विक्टोरियन सोसाइटी के अगेंस्ट एक साइलेंट प्रोटेस्ट भी है। इसीलिए हार्डी को अपने टाइम से काफी आगे का राइटर भी कहा जाता है। तो बात करते हैं वेसेक्स की, हार्डीज ग्रेटेस्ट क्रिएशन। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, आप भी कहेंगे बहुत पसंद करती है। शेक्सपियर किस सिटी से बिलोंग करता था? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। चार्ल्स डिकेंस को किस सिटी से याद किया जाता है? लंदन। लेकिन थॉमस हार्डी को किस सिटी से याद किया जाता है? ऑब्वियसली वेसेक्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है, वेसेक्स नेचुरली कोई रियल काउंटी नहीं थी, ये हार्डी की इमेजिनेशन थी, लेकिन उसने इस फिक्शनल रीजन को इतना रियलिस्टिक डिस्क्राइब किया कि रीडर्स को लगता है कि वेसेक्स वाकई इंग्लैंड का पार्ट है। इस फिक्शनल वर्ल्ड में विलेजेस हैं, चर्चेस हैं, फॉरेस्ट हैं, फार्म्स हैं और सिंपल रूरल लाइफ है। लेकिन वेसेक्स सिर्फ सेटिंग नहीं है,
इट इज ऑलमोस्ट अनदर कैरेक्टर इन हार्डीज नॉवल। कभी नेचर कैरेक्टर्स को कंफर्ट देती है और कभी उनके अगेंस्ट खड़ी नजर आती है। इसीलिए जब भी आप हार्डी के नॉवेल्स पढ़ें, सेटिंग को इग्नोर मत करें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं नैरेटिव स्टाइल की। तो हार्डी की राइटिंग इतनी ब्यूटीफुल क्यों लगती है? बिकॉज ऑफ हिज नैरेटिव स्टाइल। हार्डी सिंपल इंग्लिश यूज करता है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शंस बहुत पोइटिक होती हैं, स्पेशली नेचर की डिस्क्रिप्शंस। उसके डायलॉग्स बिल्कुल नेचुरल फील होते हैं। और एक और खास बात, हार्डी का नैरेटर जो है कभी कभी रीडर से डायरेक्टली बात भी करता है और सोसाइटी के बारे में अपनी ओपिनियन भी शेयर करता है। इसीलिए उसके नॉवेल सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं बल्कि थॉट प्रोवोकिंग भी हैं। इसके अलावा हार्डी जो है वो सिंबलिज्म भी यूज करता है, आयरनी भी, फॉरशैडोइंग भी, और इसी वजह से उसके नॉवेल्स जो हैं उनको रिपीटेडली स्टडी किया जाता है। हर रीडिंग में कोई न्यू मीनिंग जो है वो डिस्कवर होता है। अब बात करते हैं हार्डीज इंपॉर्टेंस इन इंग्लिश लिटरेचर। अब लेक्चर के एंड पे एक फाइनल क्वेश्चन है, आखिर थॉमस हार्डी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? तो स्टूडेंट्स, हार्डी ने इंग्लिश नॉवल को सिर्फ स्टोरीज नहीं दी, उसने लिटरेचर को एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया। उसने ऑर्डिनरी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी लाइव्स को लिटरेचर का सब्जेक्ट बनाया। उसने वुमेन के इश्यूज रेज किया, उसने सोसाइटी को चैलेंज किया, उसने नेचर को एक लिविंग फोर्स बना दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या इंसान अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है, जब फेट पहले ही सब कुछ डिसाइड कर चुकी होती है। यही क्वेश्चन हार्डी को दूसरे विक्टोरियन नॉवेलिस्ट से यूनिक बनाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने थॉमस हार्डी को सिर्फ एक नॉवेलिस्ट के तौर पर नहीं, एक लिटरेरी जीनियस के तौर पर समझा है। हमने देखा कि 1874 के बाद उसका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ। उसने मास्टरपीस आफ्टर मास्टरपीस लिखे, अपनी यूनिक फिक्शनल वर्ल्ड वेसेक्स क्रिएट किए, रियलिस्टिक और अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स दिए, और अपनी नॉवेल्स के थ्रू फेथ, सोसाइटी, नेचर और ह्यूमन सफरिंग जैसे यूनिवर्सल थीम्स को एक्सप्लोर किया। इसीलिए आज भी थॉमस हार्डी विक्टोरियन लिटरेचर का एक सेंट्रल फिगर कंसिडर किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक मिस्ट्री अभी भी बाकी है। अगर हार्डी इतना टैलेंटेड था तो उसका ऑलमोस्ट हर नॉवल ट्रेजिक एंडिंग पर ही क्यों खत्म होता है? क्या हार्डी पेसिमिस्टिक था? क्या वो फेट पर बिलीव करता था, या फिर वो विक्टोरियन सोसाइटी को ह्यूमन सफरिंग का जिम्मेदार समझता था? इन तमाम सवालों के जवाब हम डिस्कवर करेंगे अगले लेक्चर में, जहां हम स्टडी करेंगे थॉमस हार्डीज फिलॉसफी, द की टू अंडरस्टैंड टेस्ट ऑफ द डर्बरविल। Until then, keep reading, keep questioning, and remember, great literature doesn't just tell stories, it changes the way we see life. Allah Hafiz, and I will see you in the next lecture.